हेलो, नमस्ते। गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड ईयर। पेपर का नाम है मेजर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटेन के संविधान के अध्ययन के अंतर्गत आज हम ब्रिटिश पार्लियामेंट का अध्ययन करेंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में हम ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आज का हम व्याख्यान करने जा रहे हैं। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की प्रभुसत्ता कहा जाता है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि संसद की संप्रभुता का क्या अर्थ है और किन बातों से हम ये मानते हैं कि संसद की संप्रभुता है। इंग्लैंड की संसद के बारे में ये कहा जाता है कि उसका अधिकार इतना सर्वोपरि है, उसका अधिकार क्षेत्र इतना पूर्ण है कि उसके ऊपर कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। ब्लैकस्टोन और डी टाकविले इन सभी ने भी संसद की संप्रभुता की बात की है। डाइसी ने संसद की संप्रभुता के ऊपर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह लगभग सारे कार्य कर सकती है। तो ब्रिटिश संप्रभुता का अर्थ हम निम्न बातों से लेते हैं। पहला तो ये है कि ब्रिटिश संसद विधि निर्माण की एकमात्र सत्ता है। इंग्लैंड में चूँकि संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है तो एकात्मक शासन व्यवस्था है। समस्त व्यवस्थापन शक्ति जो है वो ब्रिटिश संसद में विद्यमान है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण ब्रिटेन की संसद कानून निर्माण की एकमात्र संस्था है और वहाँ पर ब्रिटेन की संसद के अलावा और अन्य किसी संस्था को कानून निर्माण का अधिकार नहीं है। दूसरा है कि कानून निर्माण की शक्ति के ऊपर यहाँ पर कोई सीमा नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर कि संसद कानून नहीं बना सकती। इसको किसी सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। तीसरा है कि किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान है। यहाँ पे साधारण कानून निर्माण और संविधान संशोधन के बीच में कोई अंतर नहीं है। ब्रिटिश संसद किसी भी कानून में कोई भी परिवर्तन अपनी इच्छा अनुसार कर सकती हो, चाहे वो साधारण कानून हो, चाहे संवैधानिक कानून हो या और भी कोई। साधारण बहुमत से हर प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। जिस प्रकार से वह साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार से वहाँ पे महत्वपूर्ण कानून भी बनाए जाते हैं। चौथी बात है कि यहाँ पे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव है। अमेरिका, भारत देशों में न्यायिक पुनरावलोकन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ प्रावधान है। तो ब्रिटेन में चूँकि एकात्मक शासन व्यवस्था है, अलिखित संविधान है और इस वजह से वहाँ पे जो है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। तो अतः ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो न्यायालय ना तो उसे अवैध घोषित कर सकते हैं, ना ही उसे किसी भी तरह से उसको इनकार कर सकते हैं। अर्थात संसद द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून ब्रिटेन की प्रत्येक सत्ता के लिए उसका अनुपालन करना अनिवार्य है। तो इंग्लैंड का जो संविधान है उसमें जो संप्रभुता की स्थिति है उसके ऊपर जो कारण है, एक तो लचीला संविधान है, एकात्मक शासन व्यवस्था है और न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था का अभाव है। इन सब के कारण वहाँ पे ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभुता की बात को सिद्ध करती है।
अब प्रश्न ये उठता है कि जब हम संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं तो फिर भी चाहे वो संप्रभु है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध हम देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो वैधानिक तथ्य है वो राजनीतिक सत्य नहीं होता है, और व्यवहार में संसद की संप्रभुता के ऊपर भी अनेक प्रतिबंध देखने को मिलते हैं, जिनको हम आगे वर्णन करेंगे। तो पहला तो है जनमत, कि भाई ये तो साधारण सभी को पता है कि जब लोकतंत्र का दौर है और लोकतंत्र के युग में जनमत जो है हर के ऊपर एक प्रतिबंधित सीमाएं लगाता है। धीरे धीरे 1911 का अधिनियम, 1949 का अधिनियम, जिससे इन्होंने लॉर्ड सभा की शक्तियां कम करी। 1975 में भी इन्होंने जनमत संग्रह के लिए यूरोपीय कानून को उसमें रखा। तो जनमत का जो प्रावधान है, जनमत का जो दबाव है, वो संसद की प्रभुसत्ता पर एक सीमा रखता है। नैतिक बंधन है, वैधानिक दृष्टि से प्रभुसत्तावान है, लेकिन व्यवहार में कोई भी संसद नैतिक मान्यताओं के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। परंपराएं हैं, ब्रिटेन में तो सारा संविधान परंपराओं के ऊपर आधारित है। अगर किसी उपयोगिता के कारण परंपरा समाप्त हो जाती है, उसमें कानून में परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन संसद के द्वारा जो वहाँ पे जो रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके विरुद्ध कानून निर्माण नहीं करती हो। क्योंकि यदि प्रमुख परंपराओं का अगर वो उल्लंघन करने लगे तो जनता भी संसद के विरुद्ध हो जाएगी। उनको अपने शासन में मतलब एक अनावश्यक परिवर्तन जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की जनता जो है वो अनुदारवादी मानी जाती है। उनको अपनी संस्थाओं से बहुत लगाव है। फिर है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है कि ब्रिटेन का साधन जीवन का जो शासन है उसका एक आधार है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, और विधि का शासन और संसद की संप्रभुता परस्पर संबंधित है। शासन यदि विधि के कानून का उल्लंघन करती है तो वैसी ही गंभीर प्रतिक्रिया हो जाती है, जैसी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी देखने को मिलती है। वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 में भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित होती है। इस अधिनियम के माध्यम से ये बताया गया है कि जब किसी भी अधिराज्य के लिए संसद तब तक कानून नहीं बनाएगी जब तक संबंधित जो डोमिनियन है वो उससे प्रार्थना ना करे। अगला जो पॉइंट है वो है प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए, बढ़ते लोक कल्याणकारी राज्य या कार्यपालिका के बढ़ते प्रभाव के कारण कानून निर्माण संबंधी जितना भी कार्य है वो बहुत अधिक जटिल हो गया है, और संसद के पास में इतना वक्त नहीं होता है कि वो हर कानून के ऊपर अपना वक्त दे पाए। बहुत सारे हजार नियम, उपनियम वगैरह सब बनाए जाते हैं, तो व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में कानून बनने के कारण उन सभी की जो व्यवस्थापन का कार्य है वो संसद नहीं कर पाती है, और इन सब कार्य को करने की वो जिम्मेवारी कार्यपालिका को सौंप देती है। इसी को प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। इसी कारण व्यवहार में प्रदत्त व्यवस्थापन से भी संसद की संप्रभुता सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन के द्वारा भी संप्रभुता सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध ब्रिटिश संसद कोई कानून नहीं बना सकती। तो आंतरिक और बाहरी दोनों ही रूपों में संसद की संप्रभुता पर कुछ प्रतिबंध अपने आप ही लग जाते हैं। इस प्रकार संप्रभुता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, परंतु इसका अर्थ अवश्य ये है कि वो कैसा भी कानून बनाए, उसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को किसी भी न्यायालय में और किसी भी न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। थैंक यू, धन्यवाद।